हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग आज की क्लास में काफ़ी बच्चे कमेंट करते थे कि मैम EMRS की डेट आ गई है तो बहुत कम समय है, आखिर अगर हमें भूगोल के क्वेश्चंस आएंगे तो आखिर हमें कैसे ऑब्जेक्टिव वाले तो आपके हो जाएंगे, है ना, लेकिन जो सब्जेक्टिव यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा वो कैसे होगा, और रिटन एग्जाम अगर हम लिखेंगे भी तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए आइए आज हम लोग इस पूरे क्लास में आज हम लोग ये सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि क्या EMRS और KVS, क्योंकि आप में से ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिनका EMRS का जो है टीयर फर्स्ट क्वालिफाई हो गया है और KVS का भी दोनों का हो गया है ना। तो अब दोनों का लगभग पैटर्न सेम है, सेम सिलेबस है ना, लगभग समानता है। आपको मैं खुद प्रूफ के साथ अभी मैं सारा सिलेबस को लाइन बाय लाइन मैं दिखाऊंगी। इन दोनों में ही पूरी तरीके से भूगोल के लिए अगर आप लाइन बाय लाइन NCERT आपने पढ़ रखा है तो आपका मेंस राइटिंग जब भी ऑब्जेक्टिव वाला तो लाइन बाय लाइन बन जाएगा एकदम, है ना, लाइन बाय लाइन सवाल आपके आएंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला होगा वो कैसे आप लिखोगे। तो आइए हम लोग इस पर जो है पूरा पहले तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग EMRS का सिलेबस देखेंगे, है ना, EMRS का सिलेबस देखेंगे। EMRS का टीयर 2 का सिलेबस है। पहले लिखा है सबसे पहला जो कि 11th क्लास का आप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है उसमें पहला चैप्टर ही ऐसे ही दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि आपको पूरा का पूरा सौर मंडल का परिचय और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये वाला आपका टॉपिक पढ़ लेना है। इससे आपका क्या होगा कि लाइन बाय लाइन सवाल बन सकता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हाँ, सब्जेक्टिव में अगर जो स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ के रखा है उसने, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी आराम से बन जाएगा। अब देखो मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ में पृथ्वी की गतियों में भाई एक होता है दैनिक जो गति होती है, रोटेशन होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि आपका क्या है, परिक्रमण है, यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि दिन रात में कैसे बदलाव होता है। चेंज ऑफ सीजन, यानी कि मौसम में कैसे परिवर्तन, ऋतु कैसे बदलती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फाइंडिंग टाइम, यानी कि टाइम जोन से संबंधित सवाल आपके, है ना, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अर्थ इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो है संरचना कैसी है ना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखना है। और ये पूरा देखना है कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, पूरा वेगनर कॉन्टिनेंटल, यानी कि जो है आपका वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत दिया गया था, यानी कि आपका जो पेंजिया का विखंडन है, लॉरेशिया है, गोंडवाना है, इन सब से आपका क्वेश्चंस आ सकता है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि मॉर्गन ने जो टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है, वहां से सवाल आ सकता है। ये सारा का सारा जो सिलेबस है ना बच्चों, वो सारा का सारा सिलेबस 11th क्लास से है ना। भूकंप है और वॉल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी, है ना। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, यानी कि किस तरह से वलन और भ्रंशन कैसे होता है, पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन NCERT, आप खुद 11th क्लास के NCERT ओपन करके रखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो ये लाइन बाय लाइन आपका देखने को मिलेगा, है ना। रॉक एंड मिनरल, ये भी चैप्टर आपका दिया हुआ है NCERT में। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये भी आपका दिया हुआ है। क्लाइमेट मतलब कि अब हमें पृथ्वी की जलवायु देखना है, यानी कि एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर। अब देखो यहीं पर हमें पूरा देखना है, हीट बजट के बारे में देखना है ना, और हमारा किस तरीके से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठंडा होता है, हमें कंडक्शन, है ना, कन्वेक्शन, और हमें जो है सोलर रेडिएशन के बारे में देखना है, पार्थिव विकिरण यानी कि अर्थ रेडिएशन के बारे में देखना। बहुत इजी वे में लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा आप सब पढ़ते चलिए, आप वहाँ भाषा दे लेंगे, ठीक है। पूरा प्रेशर बेल्ट के बारे में देखना है ना, कि प्रेशर बेल्ट, विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में हमें देखना है। इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, है ना, और वर्षण के रूप बताने हैं। जैसे वर्षण के रूप बहुत होते हैं, अभी आप देखना इसमें लिखा है देयर फॉर्म्स,
यानी कि हमें संघनन के रूप में जैसे बादल कैसे बनता है, कोहरा कैसे होता है ना, कुहासा कैसे होता है, और आपके संघनन में बहुत सारे फॉग कैसे बनते हैं, मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को है ना मिलेगा, है ना। और यहाँ तक कि वर्षण के भी कई रूप होते हैं, या तो बारिश पानी के रूप में बरसता है, रेन उसे कहते हैं, या तो बर्फ के रूप में आता है ना। तो ये सब यानी कि आपको पूरा संघनन और वर्षण के रूप के बारे में भी बताना है। ये सब पूरा एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन, आप 11th क्लास की बुक खोल के देखिए, सब है। ह्यूमिडिटी, तो अब रेनफॉल यानी आर्द्रता कैसे होती है, बारिश एंड इट्स टाइप यानी वर्षा और वर्षा के प्रकार, जैसे संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, है ना, और पर्वतीय वर्षा, इन तीनों के रूप में आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों आपको है ना सब्जेक्टिव वे में भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है। पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट यानी कि पूरे विश्व के है ना जलवायु का किस तरीके से है ना उसको आपको वर्गीकरण करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखना है, ग्लोबल वार्मिंग देखना है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज देखना है ना, पूरा वाटर ओशियन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी ऑन द इंटीरियर सरफेस, क्या है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना, ये पूरा हमें ओशियन के बारे में देखना है ना, और महासागरों की जलधाराओं के बारे में देखना है, यहाँ तक कि मैप एंड स्केल के बारे में देखना है। और ये सब आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी देखने को है ना मिल जाएगा। बायोस्फीयर के बारे में देखना है, पूरा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, है ना, पूरा ये सारी की सारी फूड चेन, फूड वेब क्या है, वर्ल्ड बायोम्स क्या होता है ना, जैसे टुंड्रा बायोम है ना, सवाना बायोम, ये सब पढ़ना होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, और जैव विविधता का किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये सब आपका दिया हुआ है ना। अब देखो साइज, अब ये पूरा है। अब जैसे देखो ये आपका पूरा, या तो आप 9th क्लास के चैप्टर 1 या 11th में ही पार्ट 2 जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे आप तैयार कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी कि आज से क्लास 9th से मैं शुरू करूंगी। 9, 10th, 11th, 12th अगर इतना पढ़ लिया आपने तो आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो से हम इंडियन ज्योग्राफी ही शुरू करेंगे। अब देखो पूरा लिखा है कि आपका पूरा फिजिकल क्या है, पहले तो हमें साइज एंड लोकेशन बताना है कि अवस्थिति और जो है उसकी विस्तार कहाँ तक है। फिजिकल फीचर ऑफ यानी कि हमें भारत की भौतिक संरचना देखना है, और हमें उसके बाद क्या देखना है बच्चों, तो हमें उसके बाद है ना जनसंख्या के बारे में देखना है कि किस तरह से आपकी, तो ये सब 9th में ही देखने को। अब जैसे देखो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में ही हमें भौतिक संरचना देखना है, यहाँ तक कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि हमें पूरा का पूरा अपवाह तंत्र देखना है ना, और हमें इसमें यही हमें भारत की जलवायु भी और उसका पूरा मानसून का मैकेनिज्म देखना है ना। सीजन कौन कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, इन सभी के बारे में बताना है। कोपेन्स सॉइल यानी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और नेचुरल जो है नेचुरल वेजिटेशन, ये सब चैप्टर्स दिए गए हैं आपके उसमें। और ये पूरा पॉपुलेशन वाला भी 9th क्लास में लास्ट चैप्टर में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। बस अगर आप ना ये छोटे छोटे जो ये टॉपिक दिए हैं, बस आप लोग 10 दिन में एकदम बंद कमरे में बैठ करके ये जो छोटे छोटे ये सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, अब ये क्या है, यानी कि आपका ये संसाधन और विकास, ये सब आपका 10th क्लास की आप एनसीईआरटी उठा करके भी है ना ज्योग्राफी की पढ़ लेंगे तो आपका ये सारा तैयार हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर भी आपका 12th में भी जाओगे तो आपको मिलेगा, और आप 10th में भी जाओगे तो आपको मिलेगा। ये सारे लाइफ लाइन यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में भी इसमें आप देख सकते हो कि क्या है, कैसे है, रेलवे कैसे है, रोडवेज कैसे है, कौन कौन से बंदरगाह हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड, ये पूरा आपदा प्रबंधन और वो सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग, अब देखो केवीएस में क्या चीज अलग है। केवीएस में बच्चों जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो थोड़ी सीमित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सीमित है, बस इतना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, जबकि ईएमआरएस में बकायदे पूरा डिटेल में है। जैसे इसमें पूरा सिर्फ पृथ्वी की गति देखना है ना, रोटेशन देखना, मतलब इसमें आपको सोलर सिस्टम पढ़ना ही नहीं है। केवीएस में सोलर सिस्टम कहीं दिया ही नहीं है। रोटेशन आपको देखना है, रिवोल्यूशन देखना है, दिन रात, मतलब सेम सिलेबस। यानी कि ये सारी चीजें टीजीटी का, ये सारा सिलेबस अभी हम टीजीटी का डिस्कस कर रहे हैं, है ना, टीजीटी का। और ये पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी पूरी इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, काम खत्म।
है ना, पूरा सिर्फ 9th। ये देखो ये पहला चैप्टर है जो कि आज मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। अब जैसे देखो ये सारा वही 9th 10th का पूरा है। ये आपका 5वां चैप्टर है 9th में, 6वां चैप्टर है 9th में, ठीक है। और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें आप ध्यान से देखोगे क्या दिया गया है। आप यहाँ पे देखो, अब दोनों के पैटर्न में क्या हमें अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो आज से हमने क्लास शुरू किया है, डेली पार्ट में आपको क्लास एग्जाम तक मिलता रहेगा बीच बीच में। अब जैसे देखो डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस। अब देखो इसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना, और 10 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, है ना। अब देखो अब 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 60 नंबर के होंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे प्रति सारे सवाल एक एक सवाल 4 नंबर के आपके होंगे, तब 10 चौके 40 नंबर, है ना। टोटल 70 सवाल रहेंगे, 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ EMRS का Tier 2 जो दिया है, EMRS TGT, अब यहाँ सब्जेक्ट है। अब जैसे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन EMRS में कम हो गया, यहाँ पे KVS में ऑब्जेक्टिव 60 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ 40 रहेगा, है ना। यहाँ पे 15 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि यहाँ भी हर सवाल, है ना, 4 नंबर के आपके होंगे। टोटल यहाँ पे 55 ही सवाल रहेगा, लेकिन 100 नंबर के आपके रहेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये 2.5 घंटे का होगा। इनमें देखा जाए तो बच्चों इसमें पूरा, है ना, पेन पेपर वाला होगा, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें निगेटिव मार्किंग खैर दोनों में है, निगेटिव मार्किंग बच्चों दोनों में है ना। तो चलिए फिर हम लोग कुल मिलाकर के दोनों का पैटर्न लगभग सेम है, तो हम लोग भाई देखो दोनों में एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो लगभग तो सेम ही है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आज डिस्क्रिप्टिव करेंगे, किसी दिन हम पूरी एक क्लास लेकर के आपको हम पूरा का पूरा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी एक क्लास में पूरा हम करवा देंगे। अब जैसे देखो एक सवाल पूछा है पहला चैप्टर, और ध्यान रखिएगा केवीएस में इंडियन ज्योग्राफी का भी ये पहला चैप्टर सिलेबस में है, और EMRS में भी ये पहला चैप्टर आपके इसमें है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। अब कई बच्चे मुझसे कई बार एप्लीकेशन और सब पे ये पूछा करते हैं कि मैम चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो जाएगा, है ना, लेकिन हम मेंस राइटिंग कितने शब्दों का करें, तो लगभग मिनिमम 4 नंबर का है बच्चों, तो 150 शब्द तो होने ही चाहिए, लगभग इतना तक। लेकिन सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका यही है ना कि डायग्राम बना करके, माइंड मैप बना करके, अगर इन सब चीज़ों के द्वारा आप अगर लिखते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखो सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं क्या है ना कि आप लोग एनसीईआरटी के पीछे जितने सवाल दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव में, जितने सवाल हैं बस उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, भले देख देख के प्रैक्टिस करिए लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्टिव वाला जब लिखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव वाला ऐसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपसे पेपर में, तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, तो एक यहाँ पर डायग्राम, जब भी मेंस राइटिंग आप करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। पहले खूब सुंदर सा यहाँ पे लिखने से पहले आपका क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए, है ना। अगर बिना डायग्राम के आप लिख रहे हो तो मतलब फिर कोई, है ना, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए, तो एक डायग्राम होना चाहिए। अब थोड़ा अच्छे से मैं भी डायग्राम बना लूं, है ना। चलिए अब देखिए, है ना, ये आपका। चलिए अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बकायदे ये पूरा दिखाना पड़ेगा कि ये आपका पूर्वी बिंदु है जो कि 97 डिग्री, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको मेंस राइटिंग में। जो चीज आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वही चीज बस आपको भाषा देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको आ जाना है 68 डिग्री 7 मिनट। अब आपके मन में ये आएगा कि मैम क्या मुझे अक्षांश रेखा भी दर्शाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे समय के बारे में पूछा जा रहा है। और पेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक ही करिएगा।
क्योंकि जब भी मेंस लिखा जाता है, कुछ लोग होते हैं ना कि BA MA वही वाला हैबिट रहता है, लाल हरा नीला पीला सब लिख देते हैं। नहीं, ये सब पेन का इस्तेमाल मत करिएगा, बहुत गलत इंपैक्ट होता है। एकदम ब्लू ब्लैक, है ना, ब्लू ब्लैक का ही इस्तेमाल करना है। अगर अंडरलाइन भी करना है तो ब्लैक कलर से आप कर सकते हैं अंडरलाइन नीचे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि जो है भारत का देशांतरीय विस्तार, सामान्य परिचय में भारत का देशांतरीय विस्तार, यहां पे आपको ऐसे ही लिखना होगा, है ना। देशांतरीय विस्तार कहां से कहां है, तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। चूंकि हिंदी में आप लिख रहे हो तो ई मत लिखिएगा, है ना, पूर्वी लिखिएगा, है ना। ये पूरा आपको लिखना है ना। पूर्वी नहीं, ऐसे लिखो, पूर्व से लिखिए, ऐसे, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, 25 मिनट पूर्व तक है। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां है। तो आपको पहले ये बताना होगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। जो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लगभग अब जो NCERT में दिया गया है, इसमें लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है ना। एकदम सटीक आप लिखिए। अब आप खुद देखोगे तो 68 को 97 से घटाएंगे तो हमें कितना होगा, लगभग 30 डिग्री का हमें अंतर देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब देखा अंतर होता है, और अब आगे इसी में लिखना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। और आपको भी पता है कि अब जैसे मैं अगर ऐसे जा रही हूं तो सारी चीजें मुझे अपोजिट जाते हुए दिखाई देगी। यानी कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब घूम रहा है तो सारी चीजें हमें किधर जाते हुए दिखाई देगी, पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देगी। यही होगा ना, है ना। और इसमें देखा जाए घूमती है और प्रत्येक देशांतर घूमती है और प्रत्येक 1 डिग्री, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, पृथ्वी को समय लगता है। बस कितना सिंपल है। आपको देखो, कुल मिलाकर के हम आपको जैसे देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपना पहले माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप में पहले की पॉइंट्स बना लीजिए। आप जानते हो कि पहले हमें क्या लिखना है कि देशांतर का पूरा विस्तार लिखना है कि कहां से कहां है, और लगभग 30 डिग्री का अंतर लिख लिया। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और इस घूमने के दौरान 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है बच्चों, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो बस पहला तो हमने ये है ना, यहाँ पे इस प्रकार से, अब इसी में लिखेंगे कि इस प्रकार से 30 डिग्री देशांतर घूमने में 2 घंटे का अंतराल होगा। क्या होगा, 2 घंटे का अंतराल होगा। इसमें क्या होगा, 2 घंटे का अंतराल हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो 30 डिग्री का अंतर होगा और जिसमें हमें 2 घंटे का अंतराल होगा। अब जैसे देखो, तो इसी कारण से अब जैसे पहले वाले का हम लोगों ने, है ना, क्यों होता है जबकि दोनों राज्य में देखो, तो यहां पे पहले आपको ध्यान से देखना है, 2 क्वेश्चन है।
अब आप कहोगे मैम 2 क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये दिया है कि सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग के 2 घंटे पहले क्यों होता है। तो भाई देशांतरीय विस्तार, और ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए पूरब में सबसे पहले पूर्वी भाग में, पृथ्वी का जो सबसे पूर्वी भाग है यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। फिर गुजरात सबसे पश्चिमी भाग है और गुजरात तक आते आते लगभग 2 घंटे का समय हो चुका होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर सूर्योदय होगा तो किबिथु, अब यहीं पर आप ये सब लिख लीजिएगा, किबिथु, और किबिथु में ही इतना अच्छे से डायग्राम बना लीजिए कि कोई समस्या ही ना रहे, है ना, कोई समस्या ही ना रहे। अरुणाचल प्रदेश, और ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, किबिथु नहीं, यहाँ पे गोहर माता, है ना, गोहर माता, गोहर माता, यानी कि गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु। मैं भले लाल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नहीं करना एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे, और लगभग यहाँ पे इनके बीच में कितने का अंतराल है, 2 घंटा का अंतराल है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब चलिए, अंतराल होगा। अब इसी के बाद हमें ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ देना है, अभी हमें, अब यहाँ 2 प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 2 प्रश्न है। देखो, पहला तो हमें ये, फिर दूसरा आपको लिखना है कि दोनों राज्य में अगर सूर्योदय अलग अलग है तो क्यों इन दोनों राज्यों की घड़ी में समय एक ही होता है, क्यों नहीं दोनों राज्यों में समय अलग अलग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें वहां पे पैराग्राफ जो है अपना चेंज कर, नहीं ऐसे लिख लीजिए। फिर देखो, अब इसी में लिखना है आगे, उसी में, इसी कारण से, अब उसी में देखो जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पे लिख लीजिएगा, इसी कारण सूर्योदय, इसी कारण भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है ना, किबिथु, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट का यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, हिंदी है ना, तो आपका पूर्व, तो किबिथु में, इसी कारण भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु में सबसे पहले सूर्योदय होगा, फिर उसके पश्चात भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु ऐसे लिखेंगे, सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर माता गुजरात में 2 घंटे के पश्चात सूर्योदय होगा, है ना, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या था, ये पहला ये आपका क्या था बच्चों, तो ये पहले सवाल का जवाब था, ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब था। अब हम लोग आगे, अब देखो इसी को देखना है, 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। आप देखो ये सब आपको डायग्राम बनाना है, और इनके और इनके में 29-33 किलोमीटर का बच्चों अंतर देखने को मिलेगा। सेम टू सेम आपको यही जो है आपको बता लेना है। तो आप सीधे लिखेंगे कि अब अगला पॉइंट देखना है,
अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखना है कि भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिमी बिंदु गुजरात, और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, मैं भूल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ये जरूर लिख लीजिएगा, पूर्व है ना, पूर्व यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। तो गुजरात, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, ये पूर्व बिंदु में 2 घंटे का अंतर स्थानीय समय में होता है ना, स्थानीय समय में होता है। और स्थानीय समय हमेशा सूर्योदय के आधार पर निकाला जाता है। और स्थानीय समय, और जो सूर्योदय के आधार पे स्थानीय समय में हम कहीं का समय बताते हैं, तो वो किसी स्थान का सबसे शुद्ध समय होता है ना। तो स्थानीय समय किसी भी स्थान का, स्थानीय समय में किसी भी स्थान का सबसे शुद्ध समय है ना, शुद्ध समय होता है। यानी आप ये कह सकते हैं बच्चों कि हर देशांतर पर 4-4 मिनट का अंतर होगा। तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सभी स्थानों पर अलग अलग समय होगा, 4-4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। और यहां तक कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में तो सीधे 2 घंटे का अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसी समय को एक रखने के लिए, तो ये तो स्थानीय समय है, लेकिन प्रशासनिक समय ऐसे में देखा जाए तो फिर हर जगह के ऑफिस खुलने का समय अलग अलग होगा, है ना, और फिर न्यूज चैनल पे अलग अलग समय होगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अब इसी में, लेकिन अब देखो, अब सीधे लिखेंगे, है ना, सब जो है सबसे शुद्ध समय होता है, और सबसे शुद्ध समय होगा जिसके कारण प्रत्येक स्थान का समय, प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय अलग अलग होता है। स्थानीय समय अलग हो सकता है ना, अलग हो सकता है। अब यहाँ पे पहले सवाल का हमने, है ना, आपका यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब हम पैराग्राफ चेंज करके हम लोग अब इसका जवाब देखेंगे कि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय क्यों दर्शाती है। तो देखो, अब यहाँ से हमने पूरा अपना टॉपिक चेंज कर दिया। अब स्थानीय समय तो सब जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि भाई सूरज सब जगह एक साथ नहीं पहुंच सकता ना, क्योंकि हर 4 मिनट पर एक देशांतर जो है आपका सूर्य पहुंच रहा है ना, पृथ्वी के प्रत्येक देशांतर पर 4-4 मिनट पर पहुंच रहा है। तो ऐसे में तो सभी जगह का स्थानीय समय अलग अलग हो सकता है। तो अब सीधे लिखेंगे कि प्रत्येक देश में, है ना, देश के प्रत्येक स्थान, अब ऐसे लिखेंगे, देश के प्रत्येक स्थान में समरूपता बनाने के लिए, समरूपता बनाए रखने के लिए, और ये हर देश करता है, हमने ही नहीं किया है ना। क्योंकि देखो, जो देश बहुत बड़ा है इसका मतलब कि उसका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो चलो 30 डिग्री ही देशांतरी विस्तार है,
लेकिन रसिया चले जाओ, इतना बड़ा देश है कि वहां पे 1 से अधिक मानक समय है ना। अमेरिका चले जाओ, वहां 1 से अधिक मानक समय है। कनाडा चले जाइए, वहां भी 1 से अधिक मानक समय है। भारत में तो बस 1 मानक समय है ना। तो इसीलिए पूरे प्रत्येक स्थानों पर, है ना, देश के प्रत्येक स्थान में समरूपता बनाए रखने के लिए, है ना, के लिए 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, है ना, देशांतर को, है ना, देशांतर को भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जो कि मिर्जापुर, जो कि 5 राज्यों से होके गुजरती है, तो भारतीय मानक समय को आधार मानकर, है ना, तो यहाँ पे लिखना है कि देश के प्रत्येक स्थान में समरूपता बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या मान के बच्चों, तो देशांतर को आधार मान के, है ना, को आधार मानकर इसे भारतीय मानक समय घोषित किया गया है, जिससे सभी स्थानों का प्रशासनिक समय एक ही रहे, है ना। तो भौगोलिक अंतर, अब देखिए, किया गया है, जिससे भौगोलिक अंतर होने, जिससे भारत का भौगोलिक अंतर होने के बावजूद, भौगोलिक अंतर होने के बावजूद, अब भौगोलिक अंतर है ही ना, ये 97 डिग्री और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये भौगोलिक अंतर ही तो है। तो भौगोलिक अंतर होने के बावजूद, है ना, पूरे भारत में एक ही समय दिखाई देता है, पूरे भारत में एक ही समय दिखाई देता है। तो पूरे भौगोलिक भले अंतर है, अलग अलग देशांतर है, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग देशांतर पर स्थित है, अलग अलग समय स्थानीय रूप से दिखाई देता है, लेकिन हमने क्या किया है कि ये 82.5 जो दिखाया, आपको भी अपने इमेज में यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये एक क्या है, तो ये 82.5 डिग्री मानक समय है, ये 82.5 डिग्री मानक समय है। ये देखो यहाँ पे, जिससे कि जो समय यहाँ सूर्य अगर यहाँ पहुंचा और जो समय यहाँ होगा, सभी स्थानों का सेम टू सेम वही समय होगा। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट को ही हमने क्या माना है, आधार माना है। यानी कि आप ये, अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें हम एक निष्कर्ष, क्योंकि हर प्रश्न में निष्कर्ष होना जरूरी है ना, हर प्रश्न में निष्कर्ष होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें निष्कर्ष भी लिखेंगे और फिर दूसरा प्रश्न भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ आप एक बार अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी तो टेलीग्राम दृष्टि टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका निष्कर्ष जो है बताते हैं। तो लिख लिया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इसी में हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब निष्कर्ष में हमें क्या देखना है, तो अब भाई इसमें हमें निष्कर्ष भी लिखना होगा, और निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि स्पष्ट है, ऐसे लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जैसे, क्योंकि देखो हर प्रश्न के नीचे आपको निष्कर्ष लिखना ही लिखना होगा, तो आप लिख सकते हो पूरा पैराग्राफ छोड़ करके कि स्पष्टतः ऐसे लिखिए निष्कर्ष में, है ना, निष्कर्ष में। और निष्कर्ष में आपको लास्ट में क्या देखना होगा, तो ऐसे देखेंगे कि इसमें लिख सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन तथा पृथ्वी के घूर्णन तथा
देशांतरीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, विस्तार के कारण, है ना, देशांतरीय विस्तार के कारण सूर्योदय, सूर्योदय में अंतर नहीं के कारण अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, गुजरात में सूर्योदय के समय में अंतर देखने को मिलता है। सूर्योदय में, सूर्योदय के समय में, के समय में 2 घंटे का अंतर, अंतर 2 घंटे का अंतर होता है ना। तो निष्कर्ष में आपको देखना है, जबकि प्रशासनिक सुविधा के लिए, जबकि प्रशासनिक सुविधा के लिए, सुविधा के लिए, है ना, प्रशासनिक सुविधा के लिए, के लिए पूरे देश के समय को, पूरे देश, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश में, पूरे देश में एक ही मानक, है ना, एक ही मानक समय लागू किया गया है, लागू किया गया है। तो इस तरीके से किया गया। तो ये पहले प्रश्न का जवाब है ना, कि लगभग 2 घंटे का अंतर भाई क्यों है। तो आइए अब हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों, है ना, अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो इसी अंतर के कारण ही तो एक मानक समय बनाया गया, जिससे कि पूरे देश के प्रशासनिक समय एक रहे, और इस पूरे प्रशासनिक समय को एक रखने के लिए जो है ऐसी स्थिति की गई थी। और ये आपके पहला भारत का आकार और स्थिति का ये एक क्वेश्चन है। तो जितना भी एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिया है आप लोग उसको आप लिखते चलेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आपको एक आंसर राइटिंग करनी है। लगभग 150 शब्द आपके हो चुके हैं। अब देखो एक वहीं पर दूसरा प्रश्न दिया है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में है कि इससे थोड़ा समय आपका बचे। प्रिंटेड फॉर्म में है। ये क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि प्रश्न हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। हिंद महासागर के आसपास देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं, जैसे इंडोनेशिया को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं, है ना, मालदीव भी इधर ही है ना भारत। लेकिन भारत को किस प्रकार से हिंद महासागर का केंद्रीय यानी बीच में होने से भारत को क्या लाभ मिला है, ये दूसरा प्रश्न है। तो ये भी आपके प्योर एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक कटिंग लगा के रखी है, आप यहाँ पर देखो, यहीं से आप आंसर राइटिंग को पूरा, मैंने कहा ना कि आप बस इतना कर लो कि अगर आपको मेंस निकालना है ना एक तरीके से, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार सरसरी निगाहों से जब आप पढ़ लोगे ना, तो एक बार ऐसा था कि केवीएस में लाइन बाय लाइन से सवाल आया हुआ था, ईएमआरएस से लाइन बाय लाइन सवाल आपके एनसीईआरटी से ही पूछेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का तो हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आप बस इतना कर लो कि हर चैप्टर के पीछे जो मेंस वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बस आप उसको प्रैक्टिस करो, उसको बस देख देख करके ही प्रैक्टिस करो। एक बार देख के लिख लोगे ना तो वो जो सारे शब्द हैं वहां दिमाग में फिट हो जाएंगे, बस वहां पे आपको वही चीज तो लिख के आ जाना है। तो आप अपना एक फाइल बना लो और जितना एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है, चाहे वो 30 शब्दों में हो, 150 शब्दों में हो, आप उसको लिखो, बस लिखो। तो इससे आपका क्या होगा कि ईएमआरएस में जो नंबर है, और यही सबसे रामबाण होगा, जो बच्चा इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। आप जानते हो कि भाई ईएमआरएस में वही चीज 15 क्वेश्चन है, 15 चौके 60 नंबर का है, केवीएस में 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 चौके 40 नंबर का है। तो यही तो एक निर्णायक होगा, है ना। अब जैसे देखो
पहले तो हम लोग यहाँ भारत तथा विश्व को एक बार पढ़ लो कि भाई ऐसा क्या है, क्या ऐसी चीज है इसमें। तो देखो, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थिति है, यानी कि यहाँ पे भारत की क्या है, भारत प्रायद्वीप की एक केंद्रीय स्थिति है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यानी हिंद महासागर है ना, क्या करता है कि यूरोपियन देश, पश्चिम में यूरोपियन देश को और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। भारत की इसकी केंद्रीय स्थिति, ये देखो यहीं से सवाल पूछा है। तो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, हिंद महासागर। चूंकि देखो भारत के अगर हम देखें तो पश्चिम में क्या है, पर भारत के अगर हम पश्चिम में देखें तो वही आपका यूरोप वगैरह है, पूर्व में देखेंगे तो आपका दक्षिण एशियाई देश है ना, जापान जैसे देश हैं, है ना। तो भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में पूरा शीर्षवत फैला हुआ है, यानी कि भारत के पूरे भौगोलिक आकृति में ऐसी कौन सी आकृति है जो हिंद महासागर की तरफ है, तो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। और भारत का प्रायद्वीपीय हिस्से का विस्तार इतना ज्यादा है, लगभग हम कह सकते हैं कि 75-16.6 किलोमीटर, जबकि एनसीईआरटी में यही दिया है 75-16.6 किलोमीटर द्वीपों सहित देखा जाए तो, जबकि अगर एक्चुअल में अगर हम वर्तमान उसमें देखें तो 10,098 लगभग 10,098 किलोमीटर है ना। तो जितना विस्तार भारत के भूभाग का है उतना अन्य किसी देश का नहीं है। तो अब देखो लिखा है, अब यही चीज आपको उसमें भाषा दे देना है। और पश्चिम एशिया में अब देखो देखा जाए तो हिंद महासागर में सबसे अधिक भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा शीर्षवत यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लगभग 75-16.6 किलोमीटर लिख दीजिएगा। फिर इसके पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम एशियाई इस समय बड़ा चर्चा में भी है। इस समय पूरा एकदम युद्ध की स्थिति है पूरी, है ना, पूरा युद्ध की स्थिति, क्या युद्ध है, चल ही रहा है। अफ्रीका भी आपके हिंद महासागर के पश्चिम में है, यानी कि भारत के पश्चिम में है। यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशियाई के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो भारत की केंद्रीय व्यवस्था भारत को किस तरह से लाभ पहुंचाता है, तो एक तरफ अफ्रीका से भारत के जो है संबंध बनाए हुए हैं, यूरोप से संबंध बनाए हुए हैं, पश्चिमी एशिया से संबंध बनाए हुए हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंध बनाए हुए हैं, है ना, इन सभी से संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी है ही नहीं। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसको एक महासागर का नाम दिया गया हिंद, है ना। तो इसी स्थिति के कारण ध्यान रखिएगा के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा है। तो भारत का नाम हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखो बच्चों, यही लाइन आपको इस क्वेश्चन में पूरा लिख देना है। लिखा है ना, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को किस हिसाब से लाभ पहुंचा है, तो आइए देख लीजिए। पहला पहले तो हमें एक परिचय के रूप में हमने लिख दिया है, उसको छांट करके, है ना, उसी को हमने यहाँ छांट के आंसर राइटिंग में लिख दिया है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने प्राचीन काल से ही भारत को व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क, सामरिक दृष्टि से विशेष लाभ प्रदान किया है। शुरू से भारत एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित होने के कारण समुद्री मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। अब देखो, जो कि इसमें अगर हम देखें तो इससे अब इसमें लिखेंगे कि भारत को इस स्थिति के कारण, अब इसी में जोड़ लीजिए, इस स्थिति के कारण निम्नलिखित लाभ हुए हैं। निम्नलिखित लाभ प्राप्त है, ऐसे लिखेंगे, प्राप्त है और आगे डैश दे दीजिए। डैश देने के बाद पहला नंबर, भारत की इस स्थिति के कारण प्राचीन और मध्यकाल में समुद्री व्यापार का व्यापक विकास हुआ। भारत से मसाले, वस्त्र, रेशम, कीमती पत्थर
अरब अफ्रीका, अरब मतलब वही पश्चिम एशियाई क्षेत्र में, अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंचा। अब दूसरा, समुद्री मार्गों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, अब बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म है, तो भारतीय संस्कृति धर्म विचारों का प्रसार हुआ। विशेष रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा, इंडोनेशिया है ना, मलेशिया, ये सब। वर्तमान, तीसरा पॉइंट, वर्तमान समय में यह स्थिति सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से होकर विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुद्री मार्ग गुजरते हैं, जिससे भारत को व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा में लाभ मिलता है। निष्कर्ष, अब लास्ट में हमने निष्कर्ष, इस प्रकार हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक सभी क्षेत्रों में भारत को महत्वपूर्ण लाभ दिए हैं। और यहाँ तक कि इस परिचय वाले में आप ये वाली लाइन को जरूर जोड़ देना, मैं तो नहीं जोड़ पाई हूँ, आप लोग जरूर जोड़ देना कि दक्षिण का पठार, ये वाली लाइन भी आप ये पूरा उठा करके, ये पूरी लाइन उठा करके आप लोग यहाँ पर इसी में आगे की तरफ 4-5 लाइन जोड़ देना, तो पूरे 150 शब्द लगभग हो जाएंगे, है ना। तो ये जरूर बच्चों ये वाला भी इसमें जोड़ देना, मैंने नहीं जोड़ा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से दक्षिण का पठार, हिंद महासागर, ये पूरी लाइन उठा के जोड़ दीजिएगा। और जितना ज्यादा जो बच्चा एनसीईआरटी की लाइन जोड़ के लिखेगा उसको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। जो बच्चा एनसीईआरटी की भाषा का प्रयोग जितना करेगा उसे उतना अच्छा अंक देखने को मिलेगा। अब आते हैं, है ना, चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। आप देखोगे कि ये भी चैप्टर, ये 2, अब देखो चैप्टर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको इतने ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है बस, इन्हीं में से। अच्छा आप बताओ, अगर 10 सवाल आने हैं केवीएस में, 15 सवाल अगर आने हैं ईएमआरएस में, तो भाई 10 में से इतना तो है ना कि पूरा 10 में से पूरा 10 कर ले जाओगे, अगर आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया तो, जो पीछे की तरफ चैप्टर में दिया हुआ है। मैंने वही देखो, ये चैप्टर 2 है, उसके पीछे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी एक मान लीजिए कि ये पूरे प्रश्न हैं। अब भावर क्या है बच्चों, भावर के बारे में बताना है। तो आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, वैसे तो हम आपको यहाँ पे भावर के बारे में बता दे रहे हैं कि भावर क्या है। पहले तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे है ना इमेज लेना है। सबसे पहले हो सकता है कि आप कई डायग्राम का प्रयोग करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो पहले आपको ऐसे एक क्या बनाना है, तो भारत का यहाँ मानचित्र बनाना है। आधा ही बनाइए, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ऊपर वाला ही है। ये कराकोरम यहाँ पे आप लिखा दीजिएगा कि ये कराकोरम श्रेणी है ना, कराकोरम श्रेणी है। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, तो ये लद्दाख श्रेणी है ना, लद्दाख श्रेणी है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये आपकी कैलाश श्रेणी है ना। ये सब जितना हो सके डायग्राम का प्रयोग बहुत करिएगा, है ना। और ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। अभी देखिएगा हम तरह तरह के डायग्राम यहाँ बना देंगे, जिससे भाषा कम भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। और यहाँ से नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ये आपका वृहद हिमालय है। क्या है, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय है, आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर पीर पांजाल, धौलाधर, महाभारत है। और यहाँ शिवालिक है, और शिवालिक से नदियां यहाँ उतरेंगी तो बच्चों यही क्या है, तो ये आपका पूरा भावर प्रदेश है। क्या है बच्चों, ये भावर प्रदेश है। बस तो ऊपर आपका हिमालय और यहाँ पर जो पट्टी दी हुई है यही आपको बस बना लेना है, भावर प्रदेश है ना, भावर। और भावर के बाद बच्चों क्या आता है ये भी आपको बता लेना है, तराई, तराई, तराई प्रदेश है ना, तराई। भावर के बाद क्या आता है, तो एक पट्टी आपकी आती है जो कि तराई प्रदेश के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है ना। फिर तराई के बाद आपकी वही बांगर, खादर, लेकिन अभी आप इतना लिखेंगे तो यहाँ पे आपको भावर लिख लेना है ना, भावर प्रदेश लिख लेना है। और यहाँ पे आपको तराई प्रदेश लिख लेना है। अगर आप चाहो तो आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तिब्बत का पठार बना लीजिएगा, तिब्बत पठार बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय बना लेना है, ट्रांस हिमालय आप बना लीजिए। ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ पे आपको वृहद हिमालय बना लेना है, वृहद हिमालय आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वृहद हिमालय है ना।
और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ये लघु हिमालय, लघु हिमालय, और यहाँ पे आपको शिवालिक हिमालय, है ना, शिवालिक। और इसके बाद आपका बच्चों क्या है, तो इसके बाद जो नदियां कंकड़ पत्थर बजरी बालू इकट्ठा करेंगी, इसी को भांवर प्रदेश कहते हैं, है ना, भांवर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ नदियां कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती हैं। और ये क्या है बच्चों, ये तराई प्रदेश है, उसके भांवर के बाद ही तराई प्रदेश आता है। तो इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। अब लिख लीजिएगा, अब सीधे लिखेंगे कि भांवर, जो भांवर क्षेत्र होता है, क्षेत्र, यह गिरिपदीय क्षेत्रों में जहां पे नदियां, ऐसे लिख लो, रुक जाओ, हम आपको भाषा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भांवर प्रदेश कैसा होगा। यहाँ पे हमने एक जगह ये पूरा दे के रखा है, यहाँ पे देखो लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है कि जहां पे नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है ना, इससे भांवर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएं नदियां इसी भांवर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पर लिखेंगे कि हिमालय भांवर क्षेत्र में, है ना, भांवर क्षेत्र में, भांवर क्षेत्र में, नहीं ऐसे लिखिए, भांवर क्षेत्र ऐसे लिखो, शिवालिक हिमालय से, शिवालिक हिमालय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के, पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां उतरती है, उतरती है, और कंकड़ पत्थर, और कंकड़ पत्थर, पत्थर बजरी बालू जमा करती है, जमा करती है। यह पट्टी 8 से 16 किलोमीटर तक, इस ऐसे लिखेंगे, इस पट्टी का विस्तार, इस पट्टी का, है ना, इस पट्टी का विस्तार 8 से 16 किलोमीटर है। यहां नदियां थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, समय के लिए विलुप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती है, हो जाती है। इसके, है ना, विलुप्त हो जाती है। इसके, अब ऐसे लिखेंगे कि भांवर प्रदेश के दक्षिण में, के दक्षिण में, ये भी लिख लेंगे, दक्षिण में तराई प्रदेश है, प्रदेश है भांवर, देखें प्रदेश है, भांवर प्रदेश में जो नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त होती हैं, विलुप्त होती हैं, या थोड़े समय के लिए विलुप्त होती हैं, वही नदियां तराई प्रदेश में उद्गम होती है, होती है। बस ये लिख लीजिएगा, बस ऐसे ही जाके जो चीज आप पढ़ रहे हो बस वही चीज तो आपको वहां भाषा में यहाँ लिख के आना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
और यही चीज तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी दिया है ना, ये देख लो कि नदियां पर्वतों से जब नीचे उतरती हैं तो शिवालिक के ढाल पे 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टियों में कंकड़, बजरी, बालू इकट्ठा कर देती। और यहाँ पर सरिताएं है ना, जो पट्टी है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए विलुप्त नहीं होती, कुछ समय के लिए विलुप्त होती हैं। फिर बाद में यही नदियां तराई प्रदेश में उद्गम हो जाती हैं, है ना। तो यही सरिताएं नदियां पुनः निकल जाती हैं और इस क्षेत्र को नमी दलदल वाला क्षेत्र बना देती हैं, जिसे हम तराई कहते हैं। यह वन प्राणी से भरा और घने जंगलों का क्षेत्र होता है। कौन? तराई प्रदेश होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल, यहाँ बहुत सारे जंगल थे जिन्हें काटा गया। तो ये सारी चीजें है बच्चों, है ना। तो इतने सारे कुल मिलाकर के बस इतना देखना है कि जो हमारी आकृति भिन्नता के आधार पे उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। तो हमेशा देखो ये सब ध्यान रखिएगा कि जो उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहला है, आप भी जानते हो कि आपका वही भांबर, फिर आपका तराई, है ना, तराई, और फिर बच्चों क्या है आपका, तो तराई के बाद आप देखोगे तो अभी हम और बताएंगे, जैसे कि आपका बांगर, है ना, बांगर और खादर, ये सब बांगर और खादर ये सब है। बांगर और खादर दोनों ही बच्चों जलोढ़ मृदा है, लेकिन बांगर पुरानी जलोढ़ है और खादर जो है आपकी नई जलोढ़ है। तो ये सब उत्तरी मैदान है ना के पूरे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो पहले का आंसर राइटिंग तो हमने एकदम कर लिया, ये खत्म हो गया। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण का क्रम में बताइए। अरे भाई इसमें आपको यही तो बताना है कि हिमालय की 3 प्रमुख भाग हैं, और आपको भी पता है कि हिमालय के 3 भाग हैं, एक वृहद हिमालय और एक है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को ही हम, मिडिल हिमालय को ही निम्न हिमालय कहते हैं, है ना, निम्न हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। बस आपको वृहद हिमालय के बारे में एनसीईआरटी में देख देख के लिख लेना है। जितना हो सके घर पे देख के प्रैक्टिस करिए, देख देख के ही लिखेंगे तो आंसर की फॉर्मेटिंग आ जाएगी, और आंसर की एक बार फॉर्मेटिंग आ जाएगी, सारे प्रश्नों को जो चैप्टर के पीछे दिए गए बस उसको सॉल्व कर लीजिए मेंस के लिए। बस उतने ही आपको वहां पे देखने को है ना बच्चों, उसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आएंगे। इनका रिकॉर्ड यही रहा है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से प्रश्न बनाना। तो वृहद हिमालय आप जानते हो कि वृहद हिमालय में अब वृहद हिमालय, अब हेडिंग डालना है कि वृहद हिमालय क्या है। तो आप इसमें लिखोगे कि वृहद हिमालय हिमालय श्रेणी की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसमें विश्व की अत्यधिक ऊंची चोटियां विद्यमान हैं, जिसके प्रमुख चोटियां निम्न प्रकार की हैं। आप लिख सकते हो नंगा पर्वत, और आप नंदा देवी लिख सकते हो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी एनसीईआरटी में है। ये यहाँ की श्रृंखला पूरे साल बर्फ से ढकी होती है, गर्मी में भी इसके बर्फ नहीं पिघलते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब देखना है। मध्य हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक चोटियां होती हैं, अत्यधिक पर्यटक स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, ये सब, नैनीताल, रानीखेत, ये सब देखने को मिलता है ना। शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी हिमालय है ना, बाहरी हिमालय। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में दून घाटी पाए जाते हैं, जैसे देहरादून और आपका कोटली दून, पाटली दून, ये सब आपको लिख देना है। पूरी एनसीईआरटी में दिया तो है, बस वही चीज यहाँ पे लिख देना है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन से पठार आपको देखने को मिलेगा? तो अरावली और विंध्याचल के पठारों में मालवा पठार आपको देखने को मिलेगा, अभी हम दिखाएंगे। भारत के उनके द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, बस यही उठा के लिख दीजिएगा, यही उठा के लिख लीजिएगा, यही वाला। तो आप सीधे लिखेंगे कि भारत में जो लक्षद्वीप है ना, ये सारे के सारे प्रवाली द्वीपों का समूह, ऐसे आपको लिखना है कि भारत में जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाली द्वीपों का एक समूह है। पहले अब आपको
आपको उसी में लिखना है कि पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप पड़ गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्यों का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये बस इसी को उठा के लिख दीजिएगा, यही उठा के उस वाले क्वेश्चन में पूरा लिख दीजिए, लाइन बाय लाइन, यही उसका उत्तर होगा। तो ऐसे ही आपको बच्चों जो पीछे पीछे वाले सारे क्वेश्चन हैं, बस आपको वही पर, है ना, वही चीज लिखना है। जैसे एक आंसर राइटिंग ये दिया है, निम्नलिखित अंतर स्पष्ट करिए। बांगर और खादर में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले बांगर और खादर में आपको अंतर देखने को क्या है। पहले तो आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने होंगे, तभी आप इसमें अंतर स्पष्ट कर पाओगे। और इसमें इन अंतर स्पष्ट आप कैसे कर पाओगे, तो सबसे पहले तो आप सीधे लिखोगे कि ये दोनों ही जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लेकिन जलोढ़ मृदा है, लेकिन बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, है ना। लेकिन बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से मृदा कहते हैं। पहले तो इतना आपको देखना है, इतना आप यहां पे देख सकते हो, कहते हैं। अब आपके मन में ये बहुत सारे सवाल आएंगे कि मैम इसको हम क्यों इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, या क्यों हम इसको नई जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, क्यों इसको कहा जाता है। तो देखो, जानते हो कि जो बांगर है बच्चों, जब बाढ़ का पानी, है ना, बार बार नहीं पहुंच पाएगा तो वहां की जो मिट्टी होगी वो पुरानी हो जाती है ना। वहां की जो मिट्टी होगी बच्चों वो पुरानी हो जाती है। और जहां पर बार बार हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहां की मिट्टी क्या रहती है, तो उसका भाई वहां की मिट्टी नवीन रहती है ना, नवीन रहेगी। और नवीन रहेगी तो वही नवीन मिट्टी क्या कहलाता है, तो खादर कहलाता है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको, तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करवा देते हैं, यानी कि इसी को हम पूरा एक तरह से लैंग्वेज दे देते हैं। तो पहले तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि भाई ये इसलिए है, क्या है, कैसे है। चलो अब देखो ये आपकी सबसे पहले अब लिखेंगे स्थिति के आधार पर। अब देखो, जलोढ़ मृदा है, इनमें प्रमुख रूप से, है ना, अब इसी में आगे लिखना है कि इन दोनों मृदा में प्रमुख अंतर देखने को मिलता है। बस इतना आपको करना है, जैसे मिलता है, जैसे। अब इसमें आगे पूरा पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला, स्थिति के आधार पर बांगर मृदा नदी के ऊपरी भागों में देखने को मिलते हैं, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है ना। तो ये नदी के बाढ़ क्षेत्र के ऊपरी भाग में मिलता है, जबकि खादर
जबकि खादर मृदा, है ना, खादर मृदा ये नवीन क्यों है? क्योंकि ये हर साल, तो ये सीधे, है ना, तो खादर मृदा नदी के बाढ़ क्षेत्र के समीप मिलता है। तो पहले तो आपको स्थिति आपको देखनी होगी। तो हमने आपको बता दिया कि भाई खादर मृदा बाढ़ क्षेत्र के नजदीक देखने को मिलती है, जबकि बांगर मृदा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, है ना, ऊंचाई वाले, अभी हम आपको पूरा डायग्राम से एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब चलो स्थिति हो गया। अब देखो दूसरा हमें देखना, ये तो स्थिति के आधार पे था। निर्माण के आधार पे, अब देखो निर्माण के आधार पर बांगर मृदा, निर्माण के आधार पर, है ना, जो बांगर मृदा पहले की जमी हुई मृदा में होता है ना, नहीं, पहले की जमी हुई मृदा में उपस्थित रहता है। जबकि खादर मृदा, है ना, खादर मृदा क्या होगा, हर वर्ष बाढ़ के कारण, खादर मृदा हर वर्ष बाढ़ के कारण नई मृदा की परत, है ना, हर वर्ष बाढ़ के कारण नई मृदा की परत बदलती है, उसमें उपस्थित रहता है, जिसके कारण यह अत्यंत क्या होता है बच्चों, उपजाऊ होता है। अब देखो बांगर मृदा की उर्वरता खादर मृदा की अपेक्षा कम रहती है। तो उर्वरता बांगर मृदा की अपेक्षा खादर मृदा की अपेक्षा बांगर मृदा की उर्वरता कम रहती है ना, खादर मृदा की अपेक्षा कम रहती है। तो ये सारे बच्चों अंतर है, ठीक है। अब देखो इसमें चौथा, अगर आप चौथे ऑप्शन में अगर देखें तो इसकी प्रमुख, बांगर मृदा की प्रमुख विशेषता है, बांगर मृदा की प्रमुख विशेषता है कि इसमें कंकड़ युक्त, इसमें चूने, इसमें कैल्शियम युक्त लिख सकते हैं, है ना, कंकड़ यानी कि कैल्शियम, इसमें कंकड़ यानी कैल्शियम युक्त, है ना, इसमें कंकड़ कैल्शियम युक्त मिट्टी देखने को मिलती है ना, तो इसमें कैल्शियम कंकड़ मिलता है, कैल्शियम युक्त कंकड़ मिलता है, जबकि खादर में ऐसा नहीं है। इसमें मिट्टी, जबकि खादर में महीन मृदा देखने को मिलता है, महीन मृदा के कण देखने को मिलता है। तो ये सारा एनसीईआरटी का ही है बच्चों, है ना, मिलता है। लेकिन हमने क्या किया है कि बस उसके छोटे छोटे चीज को हमने कंपेयर के रूप में, है ना, दिखाया है। बांगर मृदा में सीमित उपज, अब बांगर मृदा आपको देखने में कहाँ देखने को मिलेगा,
तो बांगर मृदा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब का मैदान। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे बांगर मृदा का, अब यहीं पर थोड़ा सा देख लेंगे कि बांगर मृदा के अंतर्गत क्या होगा, अंतर्गत पंजाब का मैदान, नहीं ऐसे लिखेंगे बांगर मृदा के, ऐसे लिखा जाए पंजाब का, बांगर मृदा के अंतर्गत ऐसे लिख सकते हो, सिंधु का बांगर मृदा के अंतर्गत पंजाब का मैदान, जबकि खादर मृदा में गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है, या ऐसे लिख सकते हो गंगा का मैदान या और असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अंतर्गत ऐसे लिखो, रुको, बांगर मृदा के अंतर्गत पंजाब का मैदान, जबकि खादर मृदा के अंतर्गत गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान लिख लेते हैं, असम का मैदान आता है। अब जैसे देखो इसको हम इसलिए, अब यहां पे देखो हो सकता है कि शब्द अभी आपको ऐसे लगे, ऐसे देखो, जैसे देखो यदि अगर इसको हम मानचित्र के हिसाब से दिखाएं तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, तो ये मान के चलो कि ये कंकड़ पत्थर बजरी बालू वाला क्षेत्र था जो सिक्किम तक हमें देखने को मिला, जिसे हम भांवर कहते हैं। कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, भांवर कहा जाता है। और ये क्या है बच्चों, तराई वाला क्षेत्र है ना, तराई वाला क्षेत्र है ना, तराई वाला क्षेत्र है। अब यहीं पर सिंधु का मैदान या पंजाब, देखो सिंधु का मैदान एक तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, तो ये बांगर मृदा है और ये पूरा पंजाब राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, और ये पंजाब का मैदान सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा ही बना है। और यहाँ पे पूरा गंगा का मैदान है। ये क्या है बच्चों, तो ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला पूरा गंगा का मैदान है। हाँ, ब्लैक पेन से ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो, है ना। तो गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान दो तरीके का है बच्चों, गंगा का मैदान यहाँ पे दो तरीके का है। कैसे है, तो देखो ये वाला देखा जाए तो ये गंगा का मैदान, ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान, और ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये बांगर होता है, ये बांगर है। और ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी, अब इसको भाषा आप दे लेना, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा है। पंजाब का मैदान ये तरह से सिंधु का मैदान है बच्चों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदान है, और ये भी आपका बांगर में देखने को, बांगर प्रदेश में देखने को मिलता है ना। अब देखो, और ये बच्चों बीच वाला क्या है, तो ये मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में बच्चों क्या क्या आता है, तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, और कौन आता है, बिहार का मैदान आता है ना, बिहार का पूरा मैदान, ये सभी मध्य गंगा के मैदान में आता है, या पूर्वांचल का मैदान। और ये निचली गंगा का मैदान है, और निचली गंगा के मैदान में बच्चों, निचली गंगा के मैदान में आपका क्या आता है, तो ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल आता है। क्या आता है, पश्चिम बंगाल आता है। और इधर बच्चों क्या है, तो असम का मैदान है, पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो भी बच्चों क्या है, तो आपका खादर आता है।
तो कुल मिलाकर के ये है कि बांगर मृदा के अंतर्गत पूरा पंजाब का मैदान, खादर मृदा के अंतर्गत आपका पूरा गंगा का मैदान, और वो भी गंगा का मैदान कौन कौन सा, तो ये खादर है। कौन वाला खादर है, मध्य गंगा का मैदान, और निचली गंगा का मैदान ये खादर है, और ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो कि असम का मैदान है वो भी खादर है। तो ये आप इसमें से बच्चों लिख सकते हो। लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। लिखने को अब इसी को भाषा दे दो कि पंजाब का मैदान क्या है, ये तो आपने देख ही लिया। अब गंगा के मैदान में आप पूरा बता देंगे कि गंगा के मैदान में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला भाग है वो ऊपरी गंगा का मैदान है, और उसमें क्या होता है, बांगर है, बांगर मिट्टी है। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ से क्या रहते हैं, विहीन रहते हैं, जबकि ये क्षेत्र ढाल ज्यादा है, यहाँ बार बार बाढ़ आने की वजह से हर साल मिट्टी की परत बदल जाती है और वो खादर मृदा होता है। तो ये है बच्चों, कितना अगर देखा जाए तो अब इसमें आप चाहे तो बहुत सारा भाषा। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये भी एनसीईआरटी में, तो अभी हम लोग ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, देखा जाए तो हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज यहाँ पे हम आपको करा देंगे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, पूरा भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत के पहले तो उत्तरी मैदान को बनाना है आपको, और मैदान बच्चों क्या है कि मैदान बना कैसे है, उत्तर का मैदान बना कैसे है। तो बच्चों हिमालय से आने वाली नदियों ने आपके यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के बीच का जो गर्त था उसको भर दिया, जिससे मैदान बना। और ये मैदान में कितने भागों में है, तो बांगर, ये आपका भावर, तराई और आपका बांगर और खादर। तो जितना हमने अलग अलग लिखवाया है, बस विस्तृत क्वेश्चन में आपको पूरा जोड़ देना है। आप देखो ना, यहाँ पे लिखा है कि उत्तर के मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, क्योंकि मैदान समतल होता है। यह सही नहीं है, जो कि ये बात जो हम लोग लगता है कि मैदान समतल है, वो बात सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता देखने को मिलती है। कहीं कंकड़ पत्थर बजरी बालू है, वहां भावर है ना, कहीं दलदली क्षेत्र है तो वो तराई है ना। तो ये भी 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग भावर, फिर उसके बाद तराई। जब आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी 9th क्लास का पूरा है बच्चों। तो वही चीज हमने जो अभी पढ़ाया है वही चीज आपका इसमें है, आप देख सकते हो। अब जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में दिया है, अब जैसे यहाँ पूर्वी घाट पश्चिम घाट के बारे में कह रहा है कि लिखिए क्या है कैसे है। रुकिए, ये भारत के भू आकृति विभाग कौन से हैं, तो आप जानते हो 6 भाग हैं। एक हिमालय प्रदेश है, एक मध्यवर्ती मैदान है, और आपका प्रायद्वीपीय पठार है, तटवर्ती मैदान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, द्वीप समूह है। बस सबके बारे में यहाँ लिख देना है इसमें। भले एनसीईआरटी से अभी देख देख करके प्रैक्टिस करिए, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्थापित करिए। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में अंतर, और पश्चिम घाट में यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि अगर कुछ ना समझ में आए तो एनसीईआरटी को देख देख के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, लिखिए जरूर। यही निर्णायक है, मेंस वाला जो सब्जेक्टिव पेपर है ना वही निर्णायक है। तो देखो इसकी स्थिति आप जानते हो कि पहले तो हमें क्या लिखना होगा कि पश्चिमी घाट की स्थिति कहाँ होती है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि जो पश्चिम घाट की स्थिति किधर है, किधर है बच्चों, है ना। स्थिति पश्चिमी तट के समानांतर है। किधर है, पश्चिमी तट के समानांतर है। पहले तो इनकी स्थिति लिखेंगे, समानांतर है। जबकि पूर्वी घाट की स्थिति पूर्वी घाट की स्थिति पूर्वी तट के समानांतर है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये लिखना है। अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या जोड़ना है, निरंतरता। पश्चिम घाट जो है बच्चों, पश्चिम घाट
पश्चिम घाट निरंतर, मतलब निरंतर है, केवल दर्रों से, है ना, दर्रों से विभाजित है, जबकि पूर्वी घाट निरंतर नहीं है, नदियों के द्वारा क्या किया गया है, नदियों के द्वारा जगह जगह इसे विभाजित किया गया है ना, जगह जगह इसे लिखा गया है ना कि क्या कहे, लिखा, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जगह जगह इसे अपर्दित कर दिया गया है या काटा गया है, सीधे जगह जगह इसे लिख लीजिए विभाजित किया गया है। जगह जगह इसे, तो यानी अब देखो इसमें शब्दों का चयन लिख सकते हो कि ये क्या है, निरंतर है या सतत है। यहां निरंतर की जगह सतत लिखिए, है ना, क्या लिखिए, पश्चिम घाट सतत है, सतत श्रृंखला है या सतत है, केवल दर्रों के द्वारा ही विभाजित है, जबकि पूर्वी घाट असतत है, असतत है। इसे नदियों ने जगह जगह इसे विभाजित किया है, नदियों ने इसे जगह जगह क्या किया है, विभाजित किया है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इनकी ऊंचाई देखा जाए तो पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और पूर्वी घाट आप देखोगे तो अब ये भी लिख देना है कि पश्चिम घाट पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे, दोनों ही कहाँ पे, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पास क्या होते हैं, दोनों का मिलन होता है। और इन दोनों के किनारे पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। अब इसमें हम लोग एक और वीडियो हम अभी आगे लेके आएंगे, तो आप देखना कि ऐसे ही पेपर तक आपका धीरे धीरे सारे एक तरह से पूरी एनसीईआरटी भी हम कंप्लीट करवा देंगे, और मेंस में लिखना कैसे ये सब भी हम जो है, और बाकी तो डेली क्लासेस होती है तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते ही हो, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए 87501 पर भी आप संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।